हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको एक नया अध्याय गांव का घर पाठ का हिंदी अर्थ और इसका कवि परिचय बताने वाला हूं। यह काव्य खंड का आखिरी पाठ है, तो इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। इसके बाद हम लोग गद्य खंड में बचे हुए जो भी पाठ है उसको पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले हम लोग इस पाठ का कवि परिचय पढ़ेंगे। पाठ का नाम है गांव का घर, जिसके कवि ज्ञानेंद्रपति जी हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान पथरगामा, गोंडा, झारखंड इनका जन्म स्थान है। इनके माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था। इनकी शिक्षा की बात करेंगे तो प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में बीए और एमए, अंग्रेजी विषय में पटना विश्वविद्यालय से, फिर हिंदी में एमए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। यानी इनकी शिक्षा में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, जहां ये जन्म लिए थे पथरगामा, गोंडा, झारखंड, वहां पे इन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी की। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये अपना जो है बीए, मतलब जो बीए का इनका पढ़ाई हो गया और एमए का वो अंग्रेजी विषय से पटना विश्वविद्यालय से पूरा किए। फिर बाद में इन्होंने फिर से एमए किया बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से हिंदी विषय से। तो एमए इनका जो एमए ये किए थे, तो एमए करने का इनका 2 टॉपिक दिया है, मतलब कह सकते हैं कि एमए इन्होंने 2 बार किया। पहला बार जो इन्होंने अंग्रेजी विषय में पटना विश्वविद्यालय से किया और दूसरा बार में एमए जो है हिंदी विषय से बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किया। तो एमए इन्होंने 2 बार किया। तो एमए का याद रखना है कि कब और किस विषय से कहाँ पे किए, ठीक ना। शिक्षा के बाद अगर इनकी वृत्ति की बात करेंगे, यानी इन्होंने क्या काम किया, तो वृत्ति में कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग जिसको हम लोग बीपीएससी बोलते हैं, बीपीएससी बीपीएससी हम लोग बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग बोलते हैं। तो कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाएं और अंतरत नौकरी छोड़कर फकत कविता लेखन। कहने का मतलब ये हुआ कि बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ये जब एग्जाम दिए बीपीएससी का, तो उसमें चयनित हुए, तो इनको कारा अध्यक्ष का पद मिला। तो कारा अध्यक्ष का पद मिला, तो कारा अध्यक्ष जब ये बने तो जो जेल में रहने वाले जितने भी कैदी लोग थे या कारा में रहने वाले जितने भी कैदी लोग थे, उन लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम, यानी अच्छा उनके लिए व्यवस्था, फैसिलिटी, हर चीज का मतलब कि ये काम किए। लेकिन बाद में इनको इस काम में रुचि नहीं हुई, तो इस काम को छोड़ करके वो अनंत तक फिर कविता लेखन ये शुरू कर दिए और अपना निवास स्थान ये कहाँ बना लिए, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो निवास स्थान इनका कहाँ था, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में था। और इनका जो जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था, पथरगामा, गोड्डा, झारखंड में इनका जन्म हुआ था। तो ये निवास स्थान और जन्म स्थान था। अगर सम्मान की बात करेंगे तो सम्मान में कहा जा रहा है कि इनको पहला सम्मान 2006 में दिया गया था और संशयात्मक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको 2006 में दिया गया था। तो दोनों जो सम्मान इनको है 2006 में ही मिला था, एक पहला सम्मान 2006 में और संशयात्मक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ये भी 2006 में दिया गया था। तो ये वीवीआई है, आप लोग जरूर याद रखिएगा कि संशयात्मक जो इनकी रचना थी उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगर कृतियों की बात करेंगे इनकी रचनाओं का, तो रचनाओं में 3 विधा दिया गया है। पहला है कविता संग्रह, दूसरा है काव्य नाटक और तीसरा है कथेरत गद्य। अगर कविता संग्रह की बात करेंगे तो आंख हाथ बनते हुए, जिसका प्रकाशन ये 1970 में किए। दूसरा कविता संग्रह शब्द लिखने के लिए ही यही कागज बना है, ये 1980 में प्रकाशित किए। गंगा तट 2000 में, संशयात्मा 2004 में, भिनसार 2006 में, कवि ने कहा 2007 में। ये जितने भी रचनाओं का मैंने नाम पढ़ा, ये सब रचनाओं का प्रकाशन डेट भी दिया गया है, यानी सन भी दिया गया कि कब इसका ये प्रकाशन किए, और ये सभी रचनाएं क्या थी, तो इनकी कविता संग्रह थी। अब इन कविता संग्रह में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कविता संग्रह है जिसका नाम संशयात्मा है, जिसका प्रकाशन 2004 में हुआ था। इसी जो हमारे कविता संग्रह है, हमारा पाठ जो इसी से लिया गया है, संशयात्मा से ही हमारा पाठ संकलित है। इसके अलावा जो है एक चक्रा नगरी, जो कि इनकी एक काव्य नाटक थी और पढ़ते गढ़ते, जिसका प्रकाशन 2005 में किए थे, ये क्या था, तो हमारा कथेरत गद्य था। तो यही मतलब कि इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं थी। इसके अलावा और सारी भी इनकी कविता
काव्य नाटक रचनाएं और भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य इनकी रचनाएं थी वो दिया गया था। अब जो संशयात्मा से हमारा पाठ संकलित है, तो पाठ का नाम क्या है? गांव का घर है। अब पाठ के नाम से ही हमको पता चल रहा है कि इस पाठ में किसका जिक्र किया गया है, तो गांव का घर का जिक्र किया गया है कि गांव का घर जो है पहले कैसा होता था। अब गांव का भी घर जो है परिवर्तन हो रहा है, समय परिवर्तन के साथ साथ जो है हर चीजों में बदलाव हो रहा है। तो गांव का घर जो पहले जैसा था, अब वैसा स्थितियां गांव में भी नहीं है। जैसे गांव में पहले लोग बुजुर्ग चाहे कोई भी बड़े लोग जो है घर में घुसने से पहले जो है आवाज देना या पुकारना हर चीज का काम करते थे, आज भी वो चीजें खत्म हो गई है। अब तो कोई भी घर में डायरेक्ट घुस जा रहा है, महिलाएं हो चाहे ना हो, कैसे बैठी हैं, क्या कर रही हैं, कैसे भी डायरेक्ट लोग घुस जाते हैं। ठीक, साथ में ये भी कहा जाता है कि जो मतलब कि पहले पंच परमेश्वर थे, पंच लोग थे, पंचों का न्याय जो फैसला होता था, अब वो भी खत्म हो चुका है। ठीक, शहर की तरफ जो हर चीज बुलाया जा रहा है, गांव में हर फैसिलिटीज नहीं है, तो वही गांव के घर के जो है बारे में कवि ने यहाँ हमें बताया है। तो यहाँ जो नवीनतम कविता जो है वो कहाँ से संकलित है, तो संशयात्मा से ली गई है यह कविता, जिसमें गांव के घर के बारे में वर्णन किया गया है। तो याद रखना है कि गांव का घर कविता कहाँ से संकलित है, तो संशयात्मा से ली गई है। संशयात्मा क्या थी कि हमारे जो ज्ञानेंद्र पति थे उनके द्वारा लिखी गई एक कविता थी, जिसमें इन्हें 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, और संशयात्मा का प्रकाशन 2004 में हुआ था। तो अब हम लोग इस पाठ के लाइन बाय लाइन अर्थ को देखेंगे। ये तो कवि के बारे में हो गया। अब जो हम लोग इस पाठ के अर्थ को लाइन बाय लाइन समझेंगे कि पाठ क्या कहा जा रहा है, पाठ के अर्थ में, या पाठ में क्या कहा जा रहा है। तो पाठ के अर्थ को हम लोग समझेंगे। कहा जा रहा है कि गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुटाई गई गोंद का गेह वह सीमा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गांव का घर का जो अंतःपुर, अंतःपुर मतलब क्या होता है कि अंतःपुर का अर्थ होता है कि घर का जो आंतरिक भाग होता है, और जो उसके पास जो दहलीज होता है जिसको हम लोग ड्योढ़ी बोलते हैं, तो उसी को क्या कहा गया है? अंतःपुर कहा गया है। जैसे मान लीजिए कि घर का मेन गेट हो गया, और ये हमारा अंदर के चौखट बना रहता है ना, तो यहाँ हम ऐसे प्रवेश करते हैं, तो इसी के भाग को कहा गया है अंतःपुर कहा गया है। तो कहा जा रहा है कि गांव के घर का जो मतलब कि वो दहलीज जो चौखट है, जहां पर टिकुली साटने के लिए महिलाएं जो है सहजन के पेड़ से जो गोंद छुड़ा करके रखा करती थी, उस सीमा के पास। ठीक, उसके बाद कहा जा रहा है कि जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था बुजुर्गों को, यानी उस सीमा के पास जो सहजन के पेड़ से गोंद छुड़ा करके महिलाएं रखती हैं, तो वही सीमा के पास जो है पुरुषों को, जो बुजुर्ग लोग थे या बड़े लोग थे, उनको आकर के वहां रुकना पड़ता था भीतर आने से पहले। खासना पड़ता था मतलब कि संकेत देना पड़ता था कि मैं मतलब कि अंदर आने वाला हूँ। या खड़ाऊ जो चप्पल पहने हुए हैं, खड़ाऊ जो मतलब कि चप्पल होता है, ठीक, उसको कहा गया है कि उसको उन्हें खटकाना पड़ता था, खबरदार करना पड़ता था, और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। और ये सब जो है काम करना से पहले मतलब उन्हें इधर ही जो मतलब कि हमारा दहलीज होता है वहीं पे इन्हें रुकना पड़ता है। यानी पहले के गांव के जो बुजुर्ग बड़े लोग थे वो डायरेक्ट घर में नहीं घुस जाते थे, उन्हें मतलब कि जो अंदर घर की महिलाएं हैं उनको संकेत देना पड़ता था। तो संकेत देने के लिए बुजुर्ग लोग जो है खांसते थे, खड़ाऊ खटकाते थे, या उधर रुक करके जो है खड़े होकर के जो है खांसते थे, या किसी का नाम लेकर के वो पुकारते थे। कहा जा रहा है कि अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था, मतलब वहां खड़े होकर के, ये पर्दा लगा होता था तो उस पर्दे के पास खड़ा होकर के वो पुकारते थे बिना नाम लिए हुए, किसी का बगैर मतलब नाम लिए हुए, कोई भी नाम धर करके फलाना चाहे कुछ भी नाम धर करके वो बोलते थे, ताकि अंदर की जो महिलाएं हैं वो समझ जाए कि हाँ मतलब कोई बुजुर्ग या बड़े लोग अंदर आने वाले हैं घर के। तो ये चीजें होती थी गांव में, लेकिन आज के समय में ये चीजें नहीं है, ना शहर में ही है ना गांव में। बिना किसी बताए हुए कहीं चले जाना, किसी के घर में घुस जाना, तो ये चीजें क्या है? बैड मैनर्स है। मतलब कि हमारी जो सभ्यता चलती आ रही है, वो संस्कृति जो हमारी है, ये हमें सिखाती है कि हमें कहीं किसी के यहाँ जाने से पहले उनसे पूछना, बोलना, या किसी के यहाँ घर में जा रहे हैं तो बाहर ही रुकना, अंदर डायरेक्ट चले जाना नहीं। तो ये सभी चीजें सिखाई जाती है हमें, ये हमारी सभ्यता की चीजें हैं। लेकिन अब ये क्या हो रही है? खत्म हो रही है। तो उसी को कहा जा रहा है कि गांव में लोग जो है पहले इस तरीके का अपने घर में दाखिल होने से पहले ये काम करते थे। फिर कहा जा रहा है कि जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम सहज, मतलब जो महिलाएं हैं, तर्जनी जो अंगूठे के पास की जो तर्जनी है, वहां उस तर्जनी अंगूठे के पास की जो उंगली है उसको तर्जनी बोलते हैं।
तो उस तर्जनी के समान जो है ना, तर्जनी के नोक के समान महिलाएं जो है सारे घर का कामकाज को वो किया करती थी, शंख के चिन्ह की तरह, यानी शंख के चिन्ह के भांति जो है वो सारे कामकाज को महिलाएं जो है वो करते रहती थी गांव के घर के उस चौखट के बगल में। अब कहा जा रहा है कि गांव का जो घर है और उसके चौखट के बगल में क्या था, गेरू लिपि भीत पर, गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छाप। भीत मतलब क्या होता है, दीवार होता है। भीत मतलब क्या होगा, दीवार होगा। यानी कवि कह रहे हैं कि जो चौखट था जहाँ पे पुरुष आकर के रुकते थे, महिलाएं सहजन के पेड़ से गोंद छुड़ा करके वहां रखती थी टिकनी साटने के लिए, तो उसी चौखट के पास जो है जो दीवार है, उस दीवार पर गेरू रंग से लिपे हुए जो है दीवार पर दूध डूबे अंगूठे के निशान अंकित होते हैं। किसके, जो उठौना दूध वाले बूढ़े ग्वाला दादा हैं, जो उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के हमारे बचपन के भाल दुग्ध तिलक महीने के अंत में गिने जाते एक एक कर गांव का वह घर। यानी कि जो बूढ़े ग्वाला दादा दूध लेकर के आते थे तो वो क्या करते थे कि उस गेरू रंग से लिपी हुई दीवार पर जो है अपने दूध डूबे अंगूठे के निशान अंकित करते थे और हर महीने के अंत में उस अंगूठे के निशान को गिन करके बूढ़े दूध वाले जो ग्वाला दादा थे उनको पैसा दिया जाता था। यानी उठौना दूध चलता था। उठौना यानी कि 2 रोज दूध मिले और हर 1 महीने के बाद जो है उस दूध का क्या किया जाता था, पैसा या जो भी पैसा रुपया बनता था उसका भुगतान किया जाता था। तो गांव में ये व्यवहार चलता था कि बूढ़े ग्वाला दादा दूध देने आए और दूध से अंगूठा डुबा करके और फिर दीवार पे उसका निशान लगा देते थे। मान लो आज दूध देने गए तो आज अंगूठा का निशान लगा दिए, कल देने गए कल लगा दिए, लेकिन परसों मान लो दूध देने नहीं आए तो उस दिन का अंगूठा का निशान नहीं लगा रहेगा। उसके बाद देने आए तो फिर उसके बाद अंगूठा का निशान लगा रहेगा। तो ऐसे करते करते 30 दिन चलता है और जब ऐसा हो जाता है तो फिर अंतिम में जो है इसको गिना जाता है और फिर जितना दिन वो दूध दिए रहते हैं उसका वो हिसाब लेते हैं। तो ऐसे गांव में प्रक्रिया चलती है। इसके बाद फिर आगे कहा जा रहा है कि अपना गांव खो चुका पंचायती, यानी गांव का जो घर है, कहा जा रहा है कि गांव का घर अपना गांव खो चुका है। पंचायती राज के आने से जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यानी न्यायपालिका अदालत ये सब आ जाने से जो है जो पंचों का जो फैसला होता था गाँव में, पंच परमेश्वर जो होते थे वो अब खो चुके हैं। कहा जा रहा है कि बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। बिजली बत्ती भी गांव में आ गई है लेकिन ज्यादा वो मतलब कि बनी रहनी अर्थात वो ज्यादा समय तक बिजली बत्ती रहती नहीं है, केवल नाम के लिए बिजली बत्ती आई है और ज्यादा समय तक तो वो कटी हुई रहती है। मतलब बिजली बत्ती ज्यादा ज्यादा नहीं रहता है गांव में, कुछ समय के लिए आता है फिर वो बिजली बत्ती चला जाता है। फिर कभी कहते हैं कि अब के बिटौआ के दहेज में टीवी भी, लालटेन है अब भी दिन भर आले में कैलेंडरों से ढकी। कभी ये भी कह रहे हैं कि जो अब की बिटवा के जो शादी विवाह हुआ है उसमें दहेज में टीवी भी मिला है, लालटेन भी है प्रकाश करने के लिए, लेकिन वो अब दीवार के पीछे जो आले हैं, जो रेक बना हुआ है उसी पर रखा हुआ और कैलेंडर से वो ढका हुआ है, उसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा लालटेन का। कहा जा रहा है कवि के द्वारा कि रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है और रात जो है रात में ज्यादा अगर उजाला होता था पहले के समय में, अब वो उजाला क्या हो गया, अंधेरे में बदल चुका है। फिर कभी कहते हैं कि अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं दूर, पट भिड़काए की आवाज वही नहीं आती, की आवाज कहा जा रहा है कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक ना, कि ना आवाज की रोशनी की आवाज भी यहाँ पे होगा, ठीक ना, कि आवाज भी नहीं आती, कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक ना आवाज की रोशनी। यानी कवि कह रहे हैं कि अंधेरे में जो है मतलब कि जो रोशनी था, जो रात का उजाला था वो अधिक अब क्या कर रही है, अंधेरा उगल रही है। ठीक, और ये भी कहा जा रहा है कि गाँव में जो है चकाचौंध रोशनी होती थी, ऑर्केस्ट्रा यानी गाना वाना जो बज रहा था, अब वो आवाज भी गाने का नहीं सुनाई देता, वो रोशनी भी नहीं दिखाई देता है, कहीं दूर चला गया है। फिर कहते हैं कभी होरी चैती बिरहा आल्हा गेंगू, मतलब होली में, चैत में, ठीक ना, बैसाख में, मतलब हर जो भी ऋतुएं होती थी, मौसम में होती थी या पर्व त्योहार होता था तो उसमें गांव में क्या किया जाता था, लोकगीत गाया जाता था। लोकगीत, लेकिन लोकगीत की यह जन्मभूमि अब क्या में भटकता है, एक शोकगीत अनगाना अनसुना, अनगाया अनसुना। यानी कवि कह रहे हैं कि जो होली का समय हो गया, चैत का महीना हो गया, ठीक, साथ में कहा गया कि बरसात का महीना हो गया, ठीक, हर समय जो जो गीत गाया जाता था लोकगीत, अब वो लोकगीत नहीं गाया जा रहा है, अब सन्नाटा सा छाया हुआ लग रहा है, ऐसा कि शोक गीत में ये गीतें बदल चुकी हैं। आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बोला हुआ तो कब का मर चुका है। जो पहले मतलब के गाँव में
सर्कस वर्कस लगा करते थे, जो प्रकाश होते थे इनके वजह से चहल पहल होते थे, अब वो सर्कस भी खत्म हो चुका है, वो कब का मर चुका है। कि जैसे गिर गया हो गजदंडों को गवाकर कोई हाथी, रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर। और गांव में जंगलों में क्या हो रहा है कि हाथी लोगों के दांत को रेत करके जो है उसे शहरों में ला करके बेचा जा रहा है। तो वैसे ही कहा जा रहा है कि जैसे लग रहा है कि जो गजदंड यानी हाथियों का जो समूह हो गया वो अपने दांतों को गवा करके जो है उनके दांतें जो है वो धवल धूल में जो है मिल चुकी है, वैसा प्रतीत हो रहा है। फिर आगे कवि कहते हैं कि छीज रहे जंगल में, लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं। यानी लीलने वाले किसको कहा गया है? शहरी लोगों को। जो हम पे अत्याचार जुल्म करने वाले लोग हैं वो हमें शहरों में जो है बहला फुसला करके बुलाना चाह रहे हैं। अदालतों और अस्पतालों में के फैले फैले बेरुंधते गंधाते अमित्र परिसर की जिन बुलौओं से गांव की घर की रीढ़ झुरझुराती है। और अदालत जो अस्पतालों के जो मतलब परिसर है, जो फैले हुए परिसर है, वो भी क्या हो चुके हैं? गंदे हो गए हैं, मैले कुचैले हो गए हैं। और इन्हीं इन्हीं के कारण जो है गांव के लोगों, ये लोग जो है गांव के लोगों को अपने यहाँ बुला रहे हैं। और इन्हीं के वजह से गांव के घर की जो रीढ़ है वो क्या हो गई है? वो कमजोर अर्थात झुरझुरा गई है। तो गांव का जो पहले का अस्तित्व था वो अब खो चुका है अपना अस्तित्व। और हर तरीके के जो डेवलपमेंट होने से क्या हो गया कि गांव की स्थिति अब जो है खराब हो चुकी है और गांव के घर की ऋण जो है वो झुरझुराने लगी है। तो ये जो है हमारा इस पाठ का हिंदी अर्थ था। मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया। और ये पाठ हमारा काव्य खंड, जो काव्य खंड हिंदी बुक का टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। अब केवल इसका, इस पाठ का जो है प्रश्नोत्तर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।